गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु के क्रांति पे क्या विचार हैं। अरस्तु क्रांति पे अरस्तु के विचार, क्रांति के क्या कारण हैं और क्रांति कौन से उपाय हैं जिससे किसी भी राज्य में क्रांति नहीं हो। तो अरस्तु के समय में यूनान में जो राज्य थे उसमें एक प्रकार से अस्थिरता थी। यूनानी जो नगर राज्य थे उनमें अस्थिरता और परिवर्तन का माहौल था कि हर राज्य की एक सुरक्षित नहीं था। उसमें डेली बदलाव, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव और एक प्रकार से राज्यों का आकार, शासन प्रणाली, संविधान बदलते रहते थे। और उन जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, उनको अरस्तु ने अपनी आंखों से देखा था। उनके क्या दुष्परिणाम हैं, किस प्रकार से राज्य समस्याओं का सामना करता है अगर राज्य में इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कोई स्थायित्व नहीं होता, स्थायित्व नहीं था किसी प्रकार का राज्यों में। नगर राज्य थे उस टाइम में, अरस्तु के समय में सिटी स्टेट थे और वो जो सिटी स्टेट थे उनमें कोई स्थायित्व नहीं था, परिवर्तन होते रहते थे। तो इन्हीं जो परिवर्तनों के कारण अरस्तु ने स्थिरता के लिए ये अपना दर्शन दिया कि किस प्रकार से ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को या इन जो क्रांतियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अरस्तु के क्रांति के संबंध में जो विचार थे। अरस्तु क्या कह रहा, परिवर्तन, व्यवस्था, एक व्यवस्था के स्थान पर जब दूसरी व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है तो वहाँ उसको हम क्रांति कहते हैं। एक व्यवस्था के स्थान पर जब दूसरी व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रांति। जैसे इंग्लैंड की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई या रूस की क्रांति हुई। इस प्रकार से अरस्तु की क्रांति नहीं है। अरस्तु का मानना है कि शासन सत्ता में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन, शासन सत्ता में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन या वहाँ के कानून और नियमों में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन है तो वो व्यवस्था में कोई चेंज है तो वो परिवर्तन क्या है, क्रांति है। सत्ता में, संविधान में या कानून और नियमों में किसी प्रकार का बदलाव है तो उसको क्या माना है, क्रांति माना है अरस्तु ने। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा सुधार, एक तो क्रांति है, दूसरा सुधार। क्रांति और सुधार में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए। जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए और समस्याओं का क्या किया जाए, दूर किया जाए। तो यहाँ पे सुधार और क्रांति के क्या कारण रहे हैं या क्रांति कितने प्रकार की है। अरस्तु ने मोटे रूप से 3 प्रकार की क्रांतियों की बात की। एक तो सामान्य, दूसरी विशेष और तीसरा यहाँ पे विशेष शासन व्यवस्थाओं में क्रांति। यहाँ मोटे तौर पे अरस्तु 3 प्रकार की क्रांति मानता है, सामान्य, विशेष और विशेष शासन व्यवस्थाओं में क्रांति। सामान्य क्या है, सामान्य कौन से कारण हैं जिनके कारण से क्रांति हो रही है। तो यहाँ पे सामान्य में उनका कहना है कि असंतुष्टता, अगर राज्य के नागरिक असंतुष्ट हैं और असंतुष्टता का कारण क्या है, एक अन्याय है या असमानता है। अन्याय या असमानता। असमानता किस प्रकार से, समानता को क्या 2 प्रकार में बांटा उन्होंने। एक तो पूर्ण समानता और एक अंशकालिक समानता। यहाँ पूर्ण समानता में सभी व्यक्ति समान हैं और सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। और दूसरी आंशिक समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो उसके योग्य है। तो दोनों में अगर यहाँ पे टकराव होता है किसी प्रकार का, पूर्ण या आंशिक समानता में, तो क्या होता है, क्रांति होती है। अन्याय में नागरिक ये सोचने लग जाते हैं कि मैं जिसके योग्य था वो पुरस्कार मुझे नहीं मिला और दूसरे वर्ग को अधिक पुरस्कार मिला है जो उसके कारण जो उसके लिए योग्य भी नहीं है।
तो वो जो असंतुष्टता है या अन्याय है, अन्याय में यहाँ पे अन्याय में ये कहा कि किसी दूसरे वर्ग को ज़्यादा लाभ मिला है या उस वर्ग को जो उसके योग्य है उसको कम लाभ मिला है, तो वो क्या हो गया, अन्याय हो गया। अन्याय असमानता दोनों मिलकर के क्या है, क्रांति का कारण बनते हैं। सामान्य कारणों में किस प्रकार से अरस्तु ने लिया कि सामान्य कारण क्या क्या हैं, तो यहाँ पे पहला तो ये कि जो शासक है वो जनता के हित में कार्य नहीं करके किसके हित में कार्य करता है, खुद के हित में कार्य करता है, तो क्रांति हो सकती है। अगर राज्य में कुछ लोगों को श्रेष्ठ माना जाता है और कुछ लोगों को श्रेष्ठ या निकृष्ट माना जाता है, तो भी एक प्रकार से क्रांति उसका कारण बनता है, सामान्य कारण। राज्य में कुछ लोगों को पुरस्कार मिलता है, कुछ लोगों को तिरस्कार मिलता है, तो भी एक क्रांति का कारण है। भय के कारण भी क्रांति हो रही है, क्योंकि कुछ जो दंड मतलब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड का भय लगता है, और जो सामान्य नागरिक हैं उनको अन्याय का भय लगता है। या राज्य में आर्थिक असमानता है, राज्य में भेदभाव है, कोई संपन्न है कुछ निर्धन है, तो ये आर्थिक असमानता भी किसका कारण बनता है, क्रांति का कारण बनता है। राज्य में वर्गों में विभिन्नता है या जातीय भेदभाव है, तो वो भी क्रांति का कारण बनता है। तो सामान्य कारण उन्होंने बताए कि जिनके कारण क्रांति हो सकती है, भेदभाव शासक के द्वारा, कुछ लोगों को ज़्यादा पुरस्कार देना, आर्थिक समानता या जातिगत विभिन्नता है, ये सामान्य कारण उन्होंने माने हैं। सामान्य कारण जिनमें 7 या 8 प्रकार के सामान्य कारण हैं। दूसरा विशेष कारण माने उन्होंने। विशेष कारणों में ये कहा कि भी जिन राज्य में असमानताएं हैं और उन असमानताओं के कारण जो असंतुष्ट वर्ग है वो क्रांति करता है और उस क्रांति से राज्य में सत्ता में परिवर्तन होता है। यहाँ पे शासन व्यवस्थाओं में, विशेष शासन व्यवस्था में जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में शासन सत्ता किसके हाथ में है, कुछ विशेष लोगों के हाथ में शासन सत्ता है। और वो जो शासन सत्ता है वो उसमें पारिवारिक कलह होगी, और पारिवारिक कलह में ईर्ष्या है, द्वेष है, और उस पारिवारिक कलह के कारण क्या है, क्रांति होती है। परिवार में पारिवारिक विवाद हो जाते हैं। दूसरा कुलीन तंत्र में भी क्रांति होती है। कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण क्या है, क्योंकि शासन सत्ता में कुछ ही लोग शासन सत्ता में हैं, तो अधिकांश लोग शासन सत्ता में नहीं हैं। तो शासन सत्ता में हैं और नहीं है, उन दोनों के बीच में विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो कुलीन तंत्र में भी क्रांति होती है। तीसरा लोकतंत्र में भी क्रांति हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में शासन में बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व है, और जो लीडर हैं या नेता हैं वो सामान्य जन को या निर्धन वर्ग को अपने साथ में लेकर के धनिक वर्ग के खिलाफ क्या करते हैं, क्रांति करते हैं लोकतंत्र में। तो तीन ये विशेष शासन व्यवस्थाओं में भी क्रांति की बात करता है, सामान्य कारणों की भी बात करता है, विशेष कारणों की भी बात करता है। तो क्रांति को किस प्रकार से रोका जा सकता है, जो कारण हैं उन्हीं कारणों में क्रांति को रोकने के उपाय हैं। जैसे शासक वर्ग को सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होने देना चाहिए, यानी शासन सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण भी क्या है, क्रांति का कारण बनता है। इसलिए सत्ता का एक जगह केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। शासितों के साथ में और शासक के बीच में संवाद होना चाहिए, उनके बीच में आत्मीय संबंध होने चाहिए, जिसके कारण क्रांति नहीं होती है। राज्य में आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार से एक धनी वर्ग है दूसरा निर्धन वर्ग है, तो इसके कारण भी क्रांतियाँ हो रही हैं। एक भय, अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध का भय दिखा करके भी क्रांतियों को रोका जा सकता है कि जो आंतरिक द्वेष है या आंतरिक प्रतिस्पर्धा है, राज्य के सामने दूसरे राज्यों से जो युद्ध या भारी आक्रमण है उनका भय भी दिखाया जा सकता है। जातीय भेदभाव नहीं होने चाहिए किसी प्रकार से, या राज्य को कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, या राज्य में घृणा या शासक वर्ग के द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ में घृणा का व्यवहार नहीं होना चाहिए, या कुछ को पुरस्कार और कुछ को साथ तिरस्कार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये 7 या 8 कारण जो हैं, ये जो उपाय हैं उनके द्वारा क्रांतियों से बचा जा सकता है। और कोई भी राज्य जब वो क्रांतियों से बच जाता है तो शासन व्यवस्था में क्या आती है, स्थिरता आती है। अरस्तु के जो क्रांतियों के उपाय जो बताए अरस्तु ने, वो उपाय आज भी मतलब प्रासंगिक हैं। जैसे भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने बात की कि शासक वर्ग का भ्रष्टाचार हो गया तो जनता क्रांति कर देती है, असमानता हो गई आर्थिक तो भी क्रांति कर देती है। तो आज भी ये समस्याएं विद्यमान हैं। तो अरस्तु की जो क्रांति को रोकने के उपाय हैं उनको आज भी हम लोग उसको लागू कर सकते हैं और एक क्रांतियों को रोका जा सकता है, शासन व्यवस्था में स्थिरता लाई जा सकती है। धन्यवाद।
नेक्स्ट